नमस्ते बच्चों, क्लास 8 का जो है वो हमने यूनिट नंबर 5 इनसाइड द एटम जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें आज हम देखेंगे बोर स्टेबल एटॉमिक मॉडल 1930। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्टेबल, ठीक है। अब ये स्टेबल क्यों बोला गया, देखिए हमने जो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा था, तो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने एक्सप्लेन तो किया था, ठीक है। सबसे पहले तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट से जो है वो देखने की कोशिश कीजिए इस चैप्टर को, तब जाके आपको जो है वो धीरे धीरे इसको जो है वो समझने की हेल्प होगी। अब देखिए रुदरफोर्ड ने जो एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि देखिए उन्होंने क्या बोला था, एन एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड एनर्जी डिक्रीजेस। तो रुदरफोर्ड ने जी ने क्या बोला था कि वो जो रिवॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है, यानी डिक्रीज होती जाती है। अब उसकी एनर्जी कम होती जाती है और उनका बोलना था कि वो न्यूक्लियस में आके एक दिन जो है वो अंदर चला जाता है और ये अनस्टेबल होता है एटम। यानी आप इतना भी समझ लीजिए कि रुदरफोर्ड का क्या बोलना था कि एटम जो है उनके हिसाब मुताबिक अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनके लॉ के मुताबिक, यानी किसके, रुदरफोर्ड के, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। तो उनका बोलना था कि उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये एक्सप्लेन किया बोर ने कि एटम जो है वो स्टेबल होता है। तो यही हम देखने वाले हैं कि बोर्स ने क्या बताने की कोशिश की एटम के बारे में, ताकि ये स्टेबल कैसे होता है। रुदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एनर्जी जो है वो जो ऑर्बिट में घूमता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो वो जो है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, पर एक्चुअल में एनर्जी डिक्रीज होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वही फिर बोर्स ने जो है वो मॉडिफाई किया कि भाई इसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, एटम जो है वो स्टेबल होता है। रुदरफोर्ड के मुताबिक एटम अनस्टेबल होता है क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होती है, पर फिर बोर्स ने बताया कि नहीं, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं बोर स्टेबल एटॉमिक मॉडल। क्लियर? अब यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते आपको जो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपके बुक में जो 13 नंबर के पेज में है वो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, in year 1930 Danish scientist Niels Bohr explained the stability of atom by putting fourth stable orbit atomic model, ठीक है। the important postulates of Bohr atomic model are as follows। अब इन्होंने जो postulates दिए वो क्या थे, देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये एटम है, एटम का ये क्या होता है, सेंटर पार्ट, यानी इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, ये बात बताई। देखिए, लाई इन एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो ये न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ये पहली बात बताई, और ये सर्टेन डिस्टेंस से मूव होता है। ऐसा नहीं कि कैसे ही वो मूव हो रहा है, इसके ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव होगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव होगा इलेक्ट्रॉन। पहली बात बताई, क्लियर हो गया? फिर से एक बार पढ़ता हूं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसी पे वो मूव करता है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी वो मूव कर रहा है। दूसरा क्या बोला, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब ऑर्बिट को एक्सप्लेन किया है कि एक ऑर्बिट होता है, दूसरा ऑर्बिट होता है, तीसरा ऑर्बिट होता है। जैसे ये अब मैंने यहां पे निकाली, जिसको हम शेल्स बोलते हैं, यानी ये न्यूक्लियस है, तो ये पहला के, एल, एम, एन ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और उस ऑर्बिट में, उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास एक एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज पर्टिकुलर ऑर्बिट। अब ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। दूसरी बात बताई, पहली बात क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है और एक पर्टिकुलर इसके और इसके बीच में एक पर्टिकुलर जो है वो डिस्टेंस होता है। दूसरी बात एक्सप्लेन की कि ये जो शेल्स होते हैं इसमें पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। रुदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, पर इन्होंने बोला कि नहीं, एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है। दूसरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात क्या बोली कि इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है। अब तीसरी बात क्या बोली, देखिए
तीसरी बात बोली कि अगर हम इसको एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाती है तो ये एक ऑर्बिट से या एक शेल से दूसरे शेल में मूव हो सकता है। ये बात समझिए, इसको हम एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहां से अगर इसको एनर्जी मिलती है तो ये यहां से इस शेल में जा सकता है या दूसरे शेल में जा सकता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब। और जब ये एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी को छोड़ देता है, तो फिर से ये उसी ऑर्बिट में जो है वो वापस भी आता है। ये बात समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो दूसरे ऑर्बिट में भी जा सकता है, और एनर्जी छोड़ने के बाद, एनर्जी लॉस करने के बाद वो फिर से उसी ऑर्बिट में जो है वो वापस भी आता है। ये तीसरी चीज एक्सप्लेन करता है। देखिए, व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, इनर यानी ये अंदर वाला, आउटर यानी ये बाहर वाले। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। जब वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। आपको अगर मान के चलो कि ऊपर जो है वो जाना है, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी लेंगे और जंप मार के ऊपर जाएंगे ना। उसी प्रकार जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ये इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है। मैं ये पढ़ के आपको इसलिए समझा रहा हूं, पढ़ते पढ़ते आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आता है। क्लियर ऑर्बिट, when an electron jump from inner orbit to an outer orbit it absorb energy equal to the difference of energy level। अब इस पॉइंट को समझिए, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये E1 एनर्जी है, इसमें गया, ये E2 है, तो ये यहां से यहां गया, तो इसने क्या की, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होती है, E2 माइनस E1। ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है एनर्जी का डिफरेंस। तो ये जितना डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो इस इनर से आउटर में जो चला जाता है। यानी मान के चलो कि यहाँ एनर्जी है 10 और यहाँ एनर्जी है 100, तो इसने 90 एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की और ये इस ऑर्बिट में जो है वो चला गया। ये बात समझ में आ गई। देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। अब ये जो एब्जॉर्ब की एनर्जी होती है ये इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल का, वो उतनी एनर्जी जो है वो होती है। एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, जब ये आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में वापस आता है, इट इमिट एनर्जी, तो वो एनर्जी को इमिट करता है, छोड़ देता है, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल। अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल यानी 100 माइनस 10, तो ये भी कितना है, 90। यानी जो 90 एनर्जी रिलीज किया फिर से वो यहां से वापस आएगा। समझ में आ गया। तो ये तीन जो चीजें हैं वो नील्स बोर्स ने जो है वो पोस्टुलेट के द्वारा एक्सप्लेन की है। पहली क्या थी, पहली की थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ एट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के एक सर्टेन डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होते हैं सर्टेन डिस्टेंस में। दूसरा किया कि हर इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट एनर्जी होती है। और तीसरा किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप हो सकता है जब वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आने के लिए वो एनर्जी इमिट करता है। बस ये तीन बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया है वो भी देख लेते हैं। वो क्या एग्जाम्पल क्या है, डू यू नो में आपको क्या बताया है, वेन टेबल सॉल्ट यानी हमारा जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड हम जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, सोडियम है। इस थ्रोन ऑन एलपीजी, आप उसको एलपीजी पे जो है वो थ्रो कीजिए यानी फेंक दीजिए, तो आपको एक येलो कलर की जो है वो फ्लेम दिखाई देगी। ठीक है, येलो कलर का स्पार्क दिखाई देगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, सोडियम को ये किया और सोडियम को जो है वो येलो कलर की फ्लेम आपको दिखाई दी, एक स्पार्क दिखाई दिया। क्लियर हो गया। इफ सोडियम मेटल, अगर सोडियम मेटल को हम वाटर में छोड़ देते हैं तो ये बर्न्स होता है, वो भी हमें क्या देता है, येलो कलर की फ्लेम देता है। जो रोड पे सोडियम वेपर के लैंप लगाए जाते हैं वो भी येलो कलर का लाइट देता है। अब इससे क्या पता चलता है, फ्रॉम ऑल अबव एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब एनर्जी। जो सोडियम है, ये सोडियम का एटम है मान के चलो, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। क्लियर, धीरे धीरे समझते। इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गोज टू आउटर मोस्ट शेल, और ये इसने जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये आउटर मोस्ट शेल में जो है वो चला गया आउटर मोस्ट शेल में, यानी इसमें से वो यहां चला गया। क्लियर, अब देखते आगे क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गोज टू आउटर मोस्ट शेल एंड कम बैक टू, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ऊपर चला गया। अब वो इमिट करेगा,
अब देखिए हम जैसे ही गैस पे बर्न कर रहे हैं या फिर उसको वाटर में डाल रहे हैं या फिर लाइट जल रहा है रोड पे, तो वो एनर्जी को इमिट कर रहा है ना, तभी हमें एनर्जी लाइट जो है वो दिखाई दे रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सोडियम एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गोज टू आउटर मोस्ट शेल एंड कम बैक टू इनर शेल बाय इमिटिंग एनर्जी, और ये फिर से यहां वापस आएगा और एनर्जी को इमिट करेगा। इमिट करने के बाद देखिए क्या होता है, एंड गोज टू आउटर मोस्ट शेल एंड कम बैक टू इनर शेल बाय इमिटिंग एनर्जी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दिस टू शेल ऑफ सोडियम इज फिक्स। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था, वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, वो जितना है उतना ही रहेगा। जैसे हमने बात की थी वो 90 है तो 90 ही रहेगा हर बार, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दिस टू शेल्स ऑफ सोडियम इज फिक्स, दिस डिफरेंस इज सिमिलर टू द एनर्जी ऑफ येलो लाइट। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है वो येलो लाइट के सिमिलर होता है, यानी जितना येलो लाइट का एनर्जी होती है उतना ही ये डिफरेंस होता है, और उसी वजह से लाइट देयरफॉर इन अबव एग्जांपल सेम स्पेसिफिक लाइट इज इमिटेड। और इसी वजह से हमें जो है जब हम सोडियम को बर्न करते हैं तो हमें जो है वो येलो कलर का लाइट जो है दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो सोडियम है वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है तो उसकी जो डिफरेंस है एनर्जी का वो फिक्स होता है और वो इक्वल होता है येलो लाइट के, और इसीलिए हमें येलो लाइट जो है वो दिखाई देता है। क्लियर हो गया। अब देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल यहाँ पे दिया है, के एल एम एन एम दिया है, जैसे कि ये ऑर्बिट को के बोला, एल बोला, एम बोला, एन बोला, एंड सो ऑन, हम जो है वो मूव होते हैं। सम मोर एटॉमिक मॉडल, और यही मॉडल है क्या, इसके बाद और भी मॉडल आए, ठीक है। सम मोर एटॉमिक मॉडल्स वेर पुट फोर्थ आफ्टर बोर्स एटॉमिक मॉडल, और ये जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने और भी मॉडल दिए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को, अब देखिए हमें पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पर शायद आपको पता नहीं होगा इसके अंदर एक और एनर्जी होती है जिसको क्वार्क बोला जाता है। तो रिसर्च जो है वो चालू है, तो इसके बाद और जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की ताकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को और डेप्थ में और डीप में जो है वो स्टडी कर पाए विद दी एडवेंट ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस। और एटम के स्ट्रक्चर को और डेप्थ में जो स्टडी की जाती है उसी साइंस को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स, ताकि एटम के स्ट्रक्चर को और डीप में स्टडी करने के साइंस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। विथ ऑल दो सेम वेल एक्सेप्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। तो ये दिए है कि इसमें अंदर क्या क्या होता है। तो आपको बोर्स का मॉडल समझ में आया। बोर्स का मॉडल एक्चुअल में है किसके ऊपर, वो है स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि रुदरफोर्ड के मुताबिक क्या था, एटम जो है वो अनस्टेबल था, पर जो बोर्स ने बोला कि नहीं भाई एटम तो स्टेबल होता है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव होता है और न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस जो है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस पे होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और तीसरी बात बताई कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा सकता है, उसी ऑर्बिट में आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में वापस आ सकता है एनर्जी को इमिट करके। तो ये थी बोर्स स्टेबल एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोर्स ने जो पोस्टुलेट दिए थे एटम के बारे में वो बहुत सिंपल है, एक दो बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि देखिए पढ़ने के लिए जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो हमें सोचने की जरूरत नहीं होती। हम सोचते हैं क्या, बिल्कुल नहीं सोचते, पर जब आप लिखते हो, जब आप लिखोगे उस वक्त आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। तो 10 पेज कम से कम रोज लिखने की कोशिश करो। अगर आप आपका फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स मिलाना चाहते हो, आगे जाके JEE नीट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। और इसी परफेक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, पर लिखने के लिए सोचने की जरूरत पड़ती है। तो बिना देखे जो भी आपने पढ़ा वो बिना देखे 5 बार लिखने की कोशिश करना। पहले बार लिखने की कोशिश करना, एक बार और पढ़ना, फिर से लिखने की कोशिश करना। इससे क्या होगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी उतने ज़्यादा परफेक्ट बनते जाओगे और उतने ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो आई थिंक हर कंसेप्ट को आपको 5 बार जो है वो लिख के देखना है, उस वक्त आप जो है वो परफेक्ट बनते जाओगे। कम से कम साइंस का तो मैं बोलता हूँ कि आपको लिखना ज़रूरी है, साइंस है, मैथ्स है, बाकी भी सब्जेक्ट का एक एक बार ज़रूर लिख के देखना, ताकि आपको और जो है अच्छा तरीके से वो कंसेप्ट क्लियर होता जाए। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।